Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, mass spectrometry हम डिफरेंट क्लासेस के फ्रेगमेंटेशन पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक अल्केन्स, साइक्लोअल्कीन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और फिर हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं उनके फ्रेगमेंटेशन पैटर्न भी देख लिए। फिर हमने देखा कि डिफरेंट क्लासेस की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पीक्स हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है। आज हम फ्रेगमेंटेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स में, फिनोल्स में और थायो अल्कोहल्स में। फिर अल्कोहल्स में फर्दर हम देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स को। फिर हम देखेंगे साइक्लिक अल्कोहल्स को। इसके अलावा हम बेंजाइल अल्कोहल को भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह सिंपल फिनोल और फिर सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स का फ्रेगमेंटेशन पैटर्न भी देखेंगे। और फाइनली हम थायो अल्कोहल्स में फ्रेगमेंटेशन डिस्कस करेंगे। अल्कोहल्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इनमें जो मॉलिक्यूलर आयन पीक आती है वो बड़ी लो इंटेंसिटी की होती है, अक्सर मिसिंग होती है। यानी मैस स्पेक्ट्रम में ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन पीक है ये अक्सर नजर ही नहीं आती। अलबत्ता बाद दफा प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स में बहुत वीक किस्म की, बहुत लो इंटेंसिटी वाली पीक आ भी सकती है, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल में बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उससे बनने वाला फ्रेगमेंट जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हम कार्बोकैटाइंस की बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल में तो बिल्कुल एब्सेंट होती है, होती नहीं। प्राइमरी और सेकेंडरी में भी अक्सर मिसिंग होती है। अब हो सकता है कभी ये बहुत वीक किस्म की लो इंटेंसिटी वाली पीक अपीयर भी हो जाए। अब अल्कोहल्स में जो कॉमन फ्रेगमेंटेशन होती है, एक तो अल्फा क्लीवेज होती है। अल्फा क्लीवेज यानी जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है उसके साथ वाला ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, इसको कहते हैं अल्फा क्लीवेज। लेकिन याद रखिएगा इसमें अल्फा कार्बन OH के साथ ही रहता है, और जब अल्फा कार्बन OH के साथ ही रहेगा तो ये CH2OH की वजह से एक पीक आएगी जो कि 31 पर आएगी। तो एक तो जो हमारे पास नॉर्मल अल्कोहल्स होती हैं उनमें CH2OH वाला प्रोमिनेंट फ्रेगमेंट 31 पर अपीयर होता है। एक ये क्लीवेज हो सकती है अल्कोहल्स में। दूसरा है कि अल्कोहल्स में डिहाइड्रेशन होती है, यानी M-18 के लॉस से, यानी मॉलिक्यूलर जो हमारे पास आयन पीक है उसमें 18 का लॉस हो जाता है, यानी वाटर निकल जाता है यहां पर। तो एक फ्रेगमेंटेशन का ये तरीका है। अब अल्कोहल्स में एक ये भी ट्रबल होती है इसके मैस स्पेक्ट्रम में, मैस स्पेक्ट्रम यानी इसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में, कि अल्कोहल में आयोनाइजेशन से पहले ही वाटर का लॉस हो जाता है। यानी जो आयोनाइजेशन चैम्बर में पहुंचती है एक्चुअली वो अल्कीन पहुंचती है, 18 का लॉस तो उससे पहले ही हो जाता है। इसको कहते हैं थर्मल डिहाइड्रेशन। खासतौर पर GCMS में जहां पर हम डिफरेंट कंपाउंड्स को डिस्कस जब स्टडी करते हैं तो ऑलमोस्ट टेम्परेचर 200 रखते हैं, लेकिन अल्कोहल उस टेम्परेचर पे डिहाइड्रेट कर जाती है। यानी ये एक प्रॉब्लम है अल्कोहल्स के मैस स्पेक्ट्रम के साथ, उसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के साथ, कि वो आयोनाइजेशन जो सोर्स है उससे पहले ही डिहाइड्रेट हो जाती है और आयोनाइजेशन सोर्स में पहुंचती ही अल्कीन है, 18 का लॉस पहले ही हो जाता है। लेकिन बाद दफा ये अल्कोहल जो है
इसकी डिहाइड्रेशन आयोनाइजेशन के बाद भी होती है, यानी दोनों तरह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। एक थर्मल डिहाइड्रेशन है जो उससे पहले ही हो जाएगी, कब, जब आप उसको आयोनाइजेशन सोर्स से पहले थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा, यानी आप उसको वेपोराइजेशन चैम्बर में लेके जाते हैं तभी पर, पार्टिकुलरली जीसीएमएस में ये इश्यू आता है। अब अल्कोहल में डिहाइड्रेशन, अगर तो अल्कोहल में अप टू 4 कार्बन है तो इस तरह से उसमें डिहाइड्रेशन हो सकती है। ये वाटर का मॉलिक्यूल, सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर आयन पीक बनेगी, और जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी वो कैसे बनती है, अल्कोहल का जो सबसे वीक वाला इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जो सबसे लूजली बॉन्डेड होता है, वो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है। तो जब मॉलिक्यूलर आयन पीक बनती है तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है एक, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है, और ये हमारे पास इस तरह से ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है। जैसे यहां पर निकला हुआ है, ये देखें, ये लोन पेयर है, तो यहां से लोन पेयर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है। उसके बाद यहाँ पे ये OH के साथ जुड़ा हुआ पहला कार्बन है, और ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। अगर यहाँ पर 2 कार्बन होंगे, N की वैल्यू 2 होगी, तो ये चौथा कार्बन बनेगा, यानी अप टू 4 कार्बन तक। तो यहां से इस तरह से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, और ये यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग बन जाती है। अगर N की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पर 4 मेंबर्ड रिंग भी बन सकती है इस तरह से। तो एक तो डिहाइड्रेशन इस तरह से होती है कि ये अगर 4 कार्बन तक हों तो हमारे पास ये रिंग बन जाएगी 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग। 4 या इससे 4 से ज्यादा कार्बन हो तो एक और तरीका भी है डिहाइड्रेशन का, वो है 1,4 वाली डिहाइड्रेशन। जैसे देखें, ये हमारे पास एक अल्कोहल है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है। अगर हम फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करें तो ये 1 2 3 और 4 और ये 5, ये 1 पेंटानोल है। इसमें ये जो कार्बन है ये 4 वाला कार्बन है जिसका H निकलना है यानी यहां से ये H, यहां से OH, और इस तरह से यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। इसके साथ साथ यहां से न्यूट्रल मॉलिक्यूल अल्कीन का निकल सकता है। यानी अगर तो कार्बन अप टू 4 हैं तो फिर यहां से सिर्फ वाटर निकलेगा और रिंग बन जाएगी। लेकिन बाद दफा 4 या इससे, जब भी जो अल्कोहल है, अल्कोहल में जब चेन की लेंथ ज्यादा होगी, चेन की लेंथ जब भी ज्यादा होगी तो फिर साथ वाटर के साथ अल्कीन का यानी इथीन भी निकलेगी, या अल्कीन निकलेगी, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी यहां से निकलेगा। जैसे ये यहाँ पर वाटर बना तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह यहाँ पर बन जाएगी अल्कीन, ये यानी इथीन निकल जाएगी, और ये वाला रेडिकल यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी वाटर प्लस इथीन। वाटर प्लस इथीन, इथीन जो है इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 28 और वाटर का होता है 18, यानी जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें 28 प्लस 18 46 का लॉस हो जाता है, और साथ हमारे पास रेडिकल केटाइन जो अपीयर होता है वो 42 पर यहाँ अपीयर होगा इस केस में। तो अल्कोहल में डिहाइड्रेशन 4 कार्बन या इससे ज्यादा कार्बन हो तो फिर वाटर प्लस अल्कीन का एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी यहां से निकल जाएगा और बाकी रेडिकल केटाइन बच जाएगा। अगर कार्बन 4 तक हैं तो फिर कार्बन 4 तक हों, यानी जो हमारे पास OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है उसके, और जहां से H निकलना है उन दोनों कार्बन के दरमियान 1 या 2 कार्बन, जैसे इस कार्बन पे H लगा हुआ है, इस कार्बन से आप H निकाल रहे हैं, ये OH लगा हुआ है, सॉरी OH लगा हुआ है, और यहां से H निकाल रहे हैं, तो इसके दरमियान 1 या 2 कार्बन है। तो फिर इस तरह से हमारे पास एक रिंग बन जाती है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकलने से। तो अल्कोहल में डिहाइड्रेशन विद अल्कीन भी हो सकती है जब उनमें लॉन्ग चेन होती है, डिहाइड्रेशन विद अल्कीन, तो ये इथीन निकलेगी तो 40 यहाँ पर 6 का लॉस हो जाएगा वाटर प्लस इथीन से, और अगर कार्बन कम होंगे तो फिर सिर्फ यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा डिहाइड्रेशन के नतीजे में। यानी
यहाँ 1-2 भी हो सकता है वाटर का लॉस, 1-4 भी हो सकता है। यहाँ थर्मल डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, यानी आइन सोर्स पर पहुंचने से पहले ही अल्कोहल डिहाइड्रेट कर जाए और हमारे पास जो आइन सोर्स में पहुंचे वो अल्कीन है। अब यहां से अगर नॉर्मल अल्कोहल नहीं है तो फिर अगर तो नॉर्मल अल्कोहल है, OH के साथ वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले देखा, ये OH है, कार्बन से जुड़ा है और फिर सीधी चेन है इस तरह से, तो OH के साथ वाला कार्बन OH के साथ ही जाएगा और यहां से अल्फा क्लीवेज होगा। अब अगर अल्कोहल के दोनों तरफ, यानी आपके पास आ जाती है सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल्स, जैसे ये OH ग्रुप लगा हुआ है, तो अब दोनों तरफ कार्बन है, यहां से ये कार्बन तो इसके साथ जाना है OH के, लेकिन साथ किस साइड वाला अल्काइल ग्रुप जाएगा, तो याद रखिएगा जिधर बड़ा अल्काइल ग्रुप होता है वो ब्रेक होता है, लार्जर अल्काइल ग्रुप इज लॉस्ट मोर इजीली, यानी इस साइड से बॉन्ड ब्रेक होगा जिधर कार्बन ज्यादा होंगे और बाकी वाला जो है वो कार्बोकेटाइन की शक्ल में या रेडिकल केटाइन की शक्ल में हमारे मैस स्पेक्ट्रम में अपीयर हो जाएगा। यानी नॉर्मल अल्कोहल में तो मसला ही कोई नहीं है, CH2OH31 पे पीक आनी है नॉर्मल में, लेकिन बाकी अल्कोहल्स में उधर से ब्रेक डाउन होती है जिधर से लार्जर अल्काइल ग्रुप होता है। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए किस तरह से फ्रेगमेंटेशन होती है, किस तरह से फ्रेगमेंट बनते हैं, क्लीवेज किस तरह से होती है। तो ये हमारे पास 1 पेंटानोल है, यानी N पेंटाइल अल्कोहल है जिसका मॉलिक्यूलर मास 88 है। 5 कार्बन है, इसमें 12 हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन बनेगा 72 और एक ऑक्सीजन है 1688 इसका मॉलिक्यूलर मास। अब ये मैंने आपको पहले बताया है कि अल्कोहल्स में ज्यादा चांस होते हैं कि मॉलिक्यूलर आइन पीक अपीयर ही ना हो। इसका मॉलिक्यूलर मास 88 है लेकिन यहाँ कोई स्पेक्ट्रम में पीक नहीं आती, पीक आती है 78 पे, और 78 पे पीक आने का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास वाटर का लॉस हो गया, यानी इसमें से जो हमारे पास N पेंटाइल अल्कोहल है, ये हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 है, इसके बाद कार्बन नंबर 2 है, फिर कार्बन नंबर 3 है, इसके साथ साथ कार्बन नंबर 4 और 5 है। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो सकता है, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा तो यहाँ पर ये रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी इस तरह, और साथ ये अल्काइल ग्रुप लग जाएगा इस तरह से। इसके अलावा यहां से कार्बन नंबर है जो हमारे पास 4 वाला है, यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है, यानी ये H, ये वाला H और ये OH निकल जाएं और यहाँ पर 4 मेंबर्ड रिंग अपीयर हो जाए सब्स्टिट्यूटेड। तो इस तरह 88 में से जब वाटर का लॉस होता है तो हमारे पास जो पीक आती है वो यहाँ पर 70 पर आती है। तो ये देखिए मॉलिक्यूलर आइन पीक तो अपीयर ही नहीं हुई, वो बहुत वीक होती है या अपीयर ही नहीं होती, यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर आने से, लॉस ऑफ वाटर से 70 पर पीक आ जाएगी। इसके साथ साथ अब 70 पर जब पीक आ गई है तो इसमें मिथाइल ग्रुप का फर्दर लॉस हो सकता है, यानी जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पर वाटर निकल जाएगा तो 4 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर 4 मेंबर्ड रिंग सब्स्टिट्यूटेड है, यानी ये एक और कार्बन है 5वां। अब यहां से ये जो हमारे पास है मिथाइल ग्रुप है, ये यहां से अलग हो जाए, तो जब यहां से मिथाइल ग्रुप निकलेगा तो ये हमारे पास पीक आ जाएगी 55 पर। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर अल्फा क्लीवेज हो जाती ये वाली, तो यहाँ पर हमारे पास 31 पर भी पीक आ जाती CH2OH की वजह से। तो ये CH2OH की वजह से भी यहाँ पर एक पीक 31 पर अल्फा क्लीवेज की वजह से आ सकती है। यानी डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है यहाँ पर, और वो डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन पैटर्न में एक तो वाटर के लॉस से 70 पर पीक आ जाएगी, या आप यूं समझें कि अगर हमारे पास थर्मल एलिमिनेशन होगी, थर्मल डिहाइड्रेशन होगी है, तो हमारे पास जो आइन सोर्स है वहां पर पहुंचेगी अल्कीन, यानी C5H10 पहुंचेगा और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा H2O की शक्ल में, और ये जो C5H10 है ये है 70 पर पीक आई, वाटर का लॉस हो गया।
अब इस C5H10 में से अगर एक और मिथाइल ग्रुप का लॉस हो जाए, यानी ये हमारे पास रह जाए C4H7 मिथाइल ग्रुप के लॉस से, तो ये पीक आ जाएगी 55 पर। यहां से इसमें से मिथाइल ग्रुप का लॉस हो गया है, तो ये बन गया C4H7, ये आ जाएगी 55 पर। इसके अलावा यहां पर अगर इस अल्कोहल में अल्फा क्लीवेज हो जाती तो ये वाली पीक आ जाती 31 पे ड्यू टू CH2OH, जो हमारे पास रेडिकल केटाइन बचेगा, ये पीक इसकी वजह से 31 पर आएगी। 42 पर पीक कैसे आई है? 42 अगर आप 88 में से, जैसे मैंने पहले बताया टोटल मॉलिक्यूलर मास इसका 88 है, इसमें से आप 42 माइनस करें तो ये पीक आ जाती है 46 का लॉस, यानी 46। तो अगर 42 पर पीक आई है तो इसका मतलब 46 का लॉस है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया 46 का लॉस होता है जब इथीन और वाटर मॉलिक्यूल दोनों इकट्ठे निकल जाते हैं, यानी यहां से इथीन का मॉलिक्यूल भी निकल जाए और वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाए। ये हमारे पास, अगर हम इसी अल्कोहल की बात करें तो ये हमारे पास है OH ग्रुप। OH ग्रुप के साथ हमारे पास ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है और कार्बन नंबर 5 है। ये कार्बन नंबर 5। अब ये कार्बन नंबर 4 वाला जो H है ये यहां से वाटर बना देगा, यहां से ये वाला बॉन्ड यहां आएगा तो ये इतना हिस्सा यहां से निकल जाएगा इथीन की शक्ल में, प्लस यहाँ पे ये हमारे पास एक रेडिकल बच जाएगा या रेडिकल केटाइन बच जाएगा जो कि 42 पर अपीयर होगा। तो इस तरह से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का लॉस भी हो सकता है 70 पर, वाटर प्लस इथीन का लॉस हो जाए, यानी ये हमारे पास जो C5H10 है, अगर इसमें से मिथाइल की बजाय अगर हम इसमें से इथीन का मॉलिक्यूल निकाल दें 70 में से, तो इथीन का मॉलिक्यूल जब ये हमारे पास ये 55 पर फ्रेगमेंट आया, हम यहां से अगर इथीन का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, इथीन का मॉलिक्यूलर मास होता है यहाँ पर 28, तो इसमें से 28 माइनस कर दें तो 28 माइनस करने से ये हमारे पास 42 पे, यानी 42 पे पीक आई है जब इथीन प्लस वाटर दोनों का लॉस हो गया है। पहले वाटर का लॉस होकर पीक 70 पे भी आ सकती है अल्कीन से, और ये अल्कीन का जो रेडिकल केटाइन है ये फर्दर इथीन दे दे तो ये हमारे पास आ जाएगी एक इथीन के लॉस से 42 पर पीक। तो ये डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन के पैटर्न है। मेन है कि यहाँ से डिहाइड्रेशन होगी, यहाँ से अल्फा क्लीवेज होगी, यानी वाटर निकलेगा, अल्फा क्लीवेज होगी, और तीसरे नंबर पर वाटर प्लस न्यूट्रल मॉलिक्यूल अल्कीन का निकल सकता है। अगर हम एक और अल्कोहल देखें, ये हमारे पास 2 पेंटानोल है। 2 पेंटानोल का मॉलिक्यूलर मास भी 88 है, ये आइसोमर ही है, 1 पेंटानोल, 2 पेंटानोल, 3 पेंटानोल। तो इसमें भी देखें मॉलिक्यूलर आयन पीक तो अपीयर ही नहीं हो रही, 88 पर कोई पीक नहीं आ रही, 73 पर पीक आती है, और 73 पर बहुत छोटी सी पीक आ रही है। वो कैसे आएगी? अगर आप 88 और 73 का डिफरेंस चेक करें तो ये हमारे पास बनता है 15, और 15 का मतलब है यहां से मिथाइल ग्रुप निकला है, ये वाला मिथाइल ग्रुप निकल जाएगा तो बाकी जो फ्रेगमेंट बचेगा हमारे पास, ये रेडिकल केटाइन की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हमारे पास है CH, और बाकी फिर हमारे पास 1 2 3 इस तरह से ये 4 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 और OH। ये वाला जो फ्रेगमेंट है हमारा ये 73 पर आएगा जब सिर्फ यहां से मैथल ग्रुप का लॉस हो जाएगा। लेकिन हमने अभी देखा है कि जो लार्जर ग्रुप होता है, लार्जर अल्काइल ग्रुप होता है, वो प्रेफरेंस में निकलता है। लार्जर अल्काइल ग्रुप प्रेफरेंस में निकलता है तो देखें यहाँ 45 पर पीक आएगी, यानी अगर हम लार्जर अल्काइल ग्रुप प्रेफरेंस में निकालें यहां से, यानी इस साइड से ब्रेक करें ये वाला फ्रेगमेंट, तो यहां पर हमारे पास 3 कार्बन सेपरेट हो जाएंगे, यानी ये हमारे पास C3H7 निकल जाएगा, और C3H7 का मतलब है यहां से ये 43 निकल गया,
और 88 में से जब 43 निकलेगा 88 में से, तो ये 45 पर पीक आएगी। और 45 पर पीक किसकी आई है? ये वाला फ्रेगमेंट, एक मिथाइल ग्रुप है, एक OH ग्रुप है और एक CH2 ग्रुप है। और यहाँ पर ये हमारे पास रेडिकल केटाइन बन जाएगा। रेडिकल केटाइन की वजह से यहाँ पर ये पीक 45 पर आ जाएगी इस तरह। यानी लार्जर जो अल्काइल ग्रुप है वो प्रेफरेंस में निकलेगा, लार्जर अल्काइल ग्रुप, इसकी वजह से एक बड़ी पीक आई है 45 पर। अगर मिथाइल ग्रुप निकलेगा, यानी इस साइड से फ्रेगमेंट टूटने की बजाय ये सिर्फ ये छोटा सा ग्रुप मिथाइल निकल जाए, तो 73 पर पीक आएगी। अब 73 में से अगर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, यानी ये जो हमारे पास है ये फ्रेगमेंट आया है मिथाइल ग्रुप के निकलने से, यहां से कौन सा फ्रेगमेंट बचेगा? ये आएगा C डबल बॉन्ड OH प्लस, और ये हमारे पास H है। इसी तरह से यहाँ पर 3 कार्बन और हैं, 1 2 और 3। अब अगर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है, OH और H यहाँ से लॉस हो जाता है, इस कार्बन से OH और H का लॉस, तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास था 73। इसमें से जब वाटर निकलेगा यानी 18 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास एक और पीक आ जाएगी 55 पे। यानी लार्जर अल्काइल ग्रुप वाली साइड से प्रेफरेंस में ब्रेक होता है, बड़ी आती है, बेस पीक आती है। स्मॉलर ग्रुप की वजह से भी यहाँ पीक आ सकती है, वाटर के लॉस से भी पीक आ सकती है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट फ्रेगमेंट बन सकते हैं। यहाँ से और भी फ्रेगमेंट आ सकते हैं, जैसे यहाँ से वाटर और इथीन दोनों निकल जाएं, वाटर और इथीन यानी एल्कीन के निकलने से भी यहाँ से फ्रेगमेंट बन सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ 3 पेंटानोल को देखें, ये हमारे पास 3 पेंटानोल है। 3 पेंटानोल का मॉलिक्यूलर मास भी 88 है। यहां से भी जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो मिसिंग है। अब मॉलिक्यूलर आयन पीक मिसिंग है, यहां से मॉलिक्यूलर आयन पीक फिर अल्कोहल में नहीं आएगी। अल्कोहल्स में मॉलिक्यूलर आयन पीक अक्सर मिसिंग होती है। अब यहाँ पर ये जो 59 पे बड़ा फ्रेगमेंट एक बेस पीक आ रही है, तो हम देखें दोनों तरफ से ये सिमेट्रिकल है, जिधर से मर्जी ब्रेक करें, हम इस साइड से ब्रेक कर देते हैं तो ये 29 निकल जाएगा, यानी इथाइल ग्रुप निकल जाएगा, C2H5 यहां से निकल जाएगा। और अगर आप 88 में से C2H5 यानी 29 माइनस करें, तो ये हमारे पास जो पीक आती है ये आती है 59 पे। और 59 पे पीक किस वजह से आती है? C है, ये हमारे पास OH, इस कार्बन के साथ H है, और इस तरह से ये हमारे पास एक कैटाइन बन जाएगा, जो कि यहाँ पर अपीयर होगा 59 पर, जिसके साथ 1 2 3 कार्बन होंगे, CH3 CH2 CH और OH, और ये हमारे पास जो है ये कैटाइन अपीयर होगा 59 पर। यानी उस अल्काइल ग्रुप उस तरफ से ब्रेक होता है जिधर से बड़ा हो, लेकिन यहाँ दोनों तरफ बराबर था, तो जिधर से मर्जी ब्रेक कर सकते हैं। तो एक पीक 29 इथाइल ग्रुप के निकलने से आती है। इसके अलावा 41 पर भी पीक आती है, यानी जिस इसमें से अगर अल्काइल ग्रुप निकल जाए तो पीक इथाइल ग्रुप के निकलने से पीक आती है 59 पे। ये टूट गया यहाँ से, तो हमारे पास ये वाला फ्रेगमेंट बचा है, सिर्फ ये फ्रेगमेंट क्या है? CH, और ये हमारे पास है OH, और इसी तरह से ये एक कार्बन है, ये दूसरा, ये हमारे पास 3 कार्बन है। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए इस तरह से, तो हमारे पास 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, वो के 41 पर आएगी। ये हमारे पास केटाइन आ जाएगा, ये वाला। इसमें हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, सिवाय एक कार्बन के जिसके साथ ये वाला एक है, यानी ये भी 2 हाइड्रोजन है, ये भी 2 हाइड्रोजन रह गए क्योंकि इसके साथ 3 थे। 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इसमें से वाटर का लॉस हो जाएगा, तो ये आ जाएगी पीक 41 पे, जो कि साइक्लोप्रोपेन केटाइन की वजह से है। तो इस तरह इसमें भी ये प्रोमिनेंट पीक्स हमें नजर आएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर 31 पर भी पीक आ सकती है। 31 पर पीक कैसे आएगी? यहाँ पर 59 में से अगर इथीन के मॉलिक्यूल का लॉस हो जाए, यानी अगर इथीन का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है 59 में से, तो फिर ये हमारे पास जो पीक आती है, पहले तो ये 29 का लॉस हुआ, 59 पे आई है 20, ये देखें ये हमारे पास है
यहां से ये C और C है। अब यहां से ये जो हमारे पास H है ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो, यहाँ पहले ही एक H मौजूद है, ये वाला H भी यहाँ पहुंच जाए और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो हमारे पास एक बनेगा C2H4, इथीन निकल गया, प्लस ये हमारे पास बच जाएगा CH2OH। यानी यहाँ पर एक जो हमारे पास यहाँ पर फ्रेगमेंट आएगा वो CH2OH की वजह से 31 पे आएगा। तो आपने ख्याल रखना है, बड़ा अल्काइल ग्रुप प्रेफरेंस में निकाल देना है, डिहाइड्रेशन भी करके देखनी है, इथीन प्लस वाटर दोनों निकाल के देख लेने हैं, प्लस सिर्फ जो मेन फ्रेगमेंट है या जो हमारे पास बेस पीक है उसमें से आपने इथीन के मॉलिक्यूल का लॉस भी देखना है। तो ये प्रोमिनेंट पीक्स आनी है, अल्कोहल्स में इसी तरह की पीक्स आती हैं। अब हमारे पास टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल है। पहले हमने 1 पेंटानोल देखा, प्राइमरी अल्कोहल थी, फिर 2 सेकेंडरी अल्कोहल देखी, 2 और 3 पेंटानोल। अब टर्शरी अल्कोहल है, इसका मॉलिक्यूलर मास भी 88 है। ये सारे एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास भी 88 है, इसमें भी मॉलिक्यूलर आयन पीक अपीयर नहीं होती। अब यहां से 88 और 73, इसका मतलब है 15 का लॉस हुआ है, और 15 के लॉस से क्या मुराद है, यहां से मिथाइल ग्रुप निकल गया है। यानी 88 में से जब ये पीक आएगी तो ये मिथाइल ग्रुप के लॉस की वजह से आएगी, यहां पर ये 15 का लॉस होने से आएगी। ये स्मॉलर ग्रुप जो था वो यहां से हमने निकाल दिया। इसके साथ साथ यहां से लार्जर ग्रुप भी निकल सकता था, इथाइल भी, यानी हम इसको इस साइड से ब्रेक करते, ये इथाइल ग्रुप निकाल देते, तो 88 में से अगर C2H5 यानी इथाइल ग्रुप निकल जाए तो पीक आती है फिर हमारे पास 59 पे। यानी ये दोनों जो पीक 73 और 59 पे आई हैं ये अल्काइल ग्रुप की क्लीवेज की वजह से आती हैं, और अल्काइल ग्रुप दोनों तरफ थे, चूंकि एक तरफ हमने जब मिथाइल निकाला तो 73 पे, जब इथाइल निकाला तो यहां से 29 का लॉस होकर 59 पर पीक आ गई। अब इसके साथ साथ यहां से वाटर का लॉस भी हो सकता है। अगर वाटर का लॉस हो जाएगा, जैसे देखें ये 73 वाला फ्रेगमेंट है, इसमें से अगर वाटर का लॉस हो जाए तो ये 55 पर पीक आती है। यानी यहाँ से मिथाइल ग्रुप निकाला और मिथाइल ग्रुप के बाद यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल भी अगर निकल जाए, ये बड़े वाले अल्काइल ग्रुप वाली साइड पे अगर मैं फ्रेगमेंट आपको बना के दिखा दूं तो ये हमारे पास OH ग्रुप है, इस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप निकल चुका है CH3। उसके बाद हम ओवरऑल चार्ज शो कर देते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक मिथाइल ग्रुप निकल चुका है, इसके साथ इधर CH2 और CH3 ग्रुप हैं, CH2 CH3। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए तो हमारे पास एक रिंग बन जाएगी, जिसमें रिंग का जो एक कार्बन है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप भी है, ये वाला, और ये हमारे पास केटाइन की शक्ल में यहां पर अपीयर हो जाएगा 55 पर। यानी 73 में से वाटर मॉलिक्यूल निकला है और हमारे पास जो फ्रेगमेंट आया है वो 55 पर आया है। 59 वाला जो हमारे पास फ्रेगमेंट है इसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है, यानी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ये भी फ्रेगमेंट हमारे पास अपीयर हो सकता है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो हमारे पास है 59 वाला फ्रेगमेंट, इसमें से हमने 73 वाले में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया है, हम 59 वाले से वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट फ्रेगमेंट्स अपीयर होते हैं, हत्ता कि इथीन और वाटर मॉलिक्यूल दोनों इकट्ठे भी लॉस हो सकता है। 42 पर भी एक पीक आ सकती है यहाँ पर, जब इथीन और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। इसके बाद है अल्कोहल्स के बाद, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स के बाद अब है साइक्लो अल्कोहल्स, साइक्लिक अल्कोहल्स हैं। साइक्लिक अल्कोहल्स हैं तो इनमें पीक जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो अपीयर होगी। मैंने पहले भी बताया था मॉलिक्यूलर आयन पीक साइक्लिक कंपाउंड्स में अपीयर हो जाती है। साइक्लिक कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है उसकी इंटेंसिटी अच्छी होती है, उसकी इंटेंसिटी अच्छी खासी इंटेंसिटी होती है, लेकिन यहां पर इतनी अच्छी इंटेंसिटी क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर एक पीक H के निकलने से पहले ही आ जाती है।
अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड यहां से ब्रेक होगा तो उसको 2 बॉन्ड चाहिए ब्रेक करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ ज्यादा एनर्जी चाहिए, मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए। लेकिन यहाँ इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास 100 है, 100 में से एक के लॉस से यहाँ पर 99 पर भी एक पीक आ सकती है। 99 पर पीक कैसे आएगी, इस तरह देखें, ये हमारे पास साइक्लो अल्कोहल है, यहां से इसका H निकल जाए सिर्फ, सॉरी, यहां से इसका एक H आप कम कर दें, तो ये एक H कम होने की वजह से यहाँ पर जो हमारे पास पीक आती है वो आती है 99 पर। एक H यहाँ से फ्री रेडिकल की शक्ल में निकल जाएगा, H फ्री रेडिकल, और एक पीक 90 यहाँ पर 9 पर आ जाएगी। अब देखिए इसकी मॉलिक्यूलर पीक की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक ही बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा हमें, ये वाला। अगर हम 2 बॉन्ड ब्रेक करके रिंग की क्लीवेज करते, जो कि बिल्कुल अगर हमारे पास साइक्लो अल्केन होता, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, हमने देखा भी था इसको स्पेक्ट्रम इसका, अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ से हम इसकी फ्रेगमेंटेशन करते तो 2 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इसकी पीक इंटेंस आती है, मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो इसमें ऐसा क्यों नहीं होता, फिनोल में ऐसा क्यों नहीं होता कि यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करे। एक्चुअली जब H निकलता है तो ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से इसको रेजोनेंस की वजह से स्टेबल कर देता है, यानी डबल बॉन्ड O बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से H का निकलना फिजिबल होता है, H यहाँ से निकल सकता है, ये एक पीक यहाँ पर बन सकती है। इसके अलावा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस भी हो सकता है। अब वाटर मॉलिक्यूल के लॉस में देखें, जैसे हमने पहले देखा था 3 मेंबर्ड रिंग भी बन सकती है और 4 मेंबर्ड रिंग भी बन सकती है। जैसे देखें यहाँ अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो 3 मेंबर्ड रिंग कैसे बनेगी, जब ये वाला H निकल जाए तो फिर किस तरह से हमारे पास जो पीक आएगी वो किस वजह से होगी, 18 का लॉस हो जाएगा, 18 का लॉस, एक कार्बन से H निकला, दूसरे से OH, और इस तरह से एक 3 मेंबर्ड रिंग अपीयर हो जाएगी, ये आएगा 82 पर। एक और चांस भी है 1/4 का भी यहाँ पर चांस मौजूद रहता है। 1/4 का मतलब है कि यहाँ से ये वाला H निकल जाए OH के साथ, तो फिर यहाँ पर 4 मेंबर्ड रिंग भी इस तरह से अपीयर हो सकती है, ये भी 82 पे। तो इस तरह से 2 तरह से यहाँ पर, एक जो साइक्लो अल्कोहल्स हैं उनमें एक पीक आती है M-1 करके, जो कि H निकलता है। कौन सा H निकलता है, वो वाला H जिस कार्बन पर OH लगा होता है। वही क्यों निकलता है, क्योंकि वहां से जब H निकलता है तो OH उसको रेजोनेंस की वजह से स्टेबल कर देता है अपने लोन पेयर की वजह से, तो वही H निकलने के ज्यादा चांस होते हैं। दूसरी पीक यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल के लॉस से हो सकती है, वो 1-2 भी हो सकता है, ये 1-2 की वजह से वाटर मॉलिक्यूल निकला है, और ये 1-4 की वजह से वाटर मॉलिक्यूल निकला है, तो ये एक पीक आ सकती है। इसके अलावा अल्कोहल्स में ये रिंग भी ब्रेक हो सकता है, यानी यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली जो रेडिकल केटाइन बना है, रेडिकल केटाइन किस शक्ल में हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास साइक्लो हेक्सेन है, ये हमारे पास है यहाँ पर OH, और ये बन गया है यहाँ पर रेडिकल केटाइन। अब इस रेडिकल केटाइन में क्या होगा, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आएगा, और इधर से ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक होकर यहाँ जाएगा, इस तरह से ये, तो यहाँ बन जाएगा CO डबल बॉन्ड बन गया, और ये इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी इस तरह से हमारे पास जो फ्रेगमेंट है इस तरह से अपीयर होगा। ये हमारे पास CH2 है, यहाँ पर CH2 फ्री रेडिकल बन गया ये वाला, और यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये डबल बॉन्ड OH, इस तरह से ये हमारे पास बन गया डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। देखिए इसके मॉलिक्यूलर मास में यहाँ पर कोई चेंज नहीं आने वाली, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ से लॉस कुछ नहीं किया है। अब ये यहाँ से ये जो H है, ये H1 ये वाला जो हमारे पास है CH2 ये ले ले, तो ये बन जाएगा CH3, यानी हमारे पास फिर इस तरह से ये पैटर्न अपीयर होगा, ये बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इस तरह H प्लस, और ये बन जाएगा फ्री रेडिकल। अब ऐसा क्यों हुआ,
यही वाला H क्यों निकला, इधर से H निकल सकता था, ये वाला H भी निकल सकता था, ये H निकल सकता था। एक्चुअली जब ये वाला H निकलेगा तो ये जो फ्री रेडिकल बनता है ये इसकी कॉन्जुगेशन में आ जाता है, तो जिसकी वजह से ये स्टेबल भी हो जाता है। अब यहाँ पर जो फ्रेगमेंट अलहदा होंगे, यहाँ से एक तो ये वाला फ्रेगमेंट हमारे पास यहाँ से अलहदा हो जाएगा, एक ये वाला पूरा फ्रेगमेंट अलहदा हो जाएगा, और ये पूरा फ्रेगमेंट जब अलहदा होगा तो ये हमारे पास CH3 है एक तो, और दूसरा CH2CH2 की शक्ल में इस तरह से ये साइड पे हो जाएगा। इथीन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर सॉरी अगर इस तरह से देखें, हाँ ये वाला, ये एज इट इज डबल बॉन्ड बना के ये पूरा फ्रेगमेंट इस तरह से अलहदा होगा। यानी इस मॉलिक्यूल के दो हिस्से बन गए। किस तरह से, पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, रेडिकल बना, ये H यहाँ आया, यहाँ पर फ्री रेडिकल बना ताकि ये कॉन्जुगेशन में आके स्टेबल हो जाए, और फिर यहाँ पर इसके इस तरह दो फ्रेगमेंट बन जाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, और ये वाला फ्री रेडिकल सेपरेट हो जाएगा यहाँ पर। यानी ये हमारे पास जो टोटल इसका मॉलिक्यूलर मास 100 है, इसमें से ये 43 का लॉस हो जाएगा, और 43 के लॉस से यहाँ से 57 पर भी पीक आती है। साथ यहाँ से अगर वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाए तो तब भी पीक्स आती हैं। तो ये जो 57 पर पीक आ रही है, ये एक्चुअली जो मैंने अभी थर्ड फिनोमिना बताया, एक M साइक्लो अल्कोहल्स में एक M-1 वाली पीक आनी है जब H निकलेगा। कौन सा H उस कार्बन से निकलना है जिसके ऊपर लगा हुआ है OH। एक तो ये H निकलने से पीक आती है, ये 99 पे। वाटर मॉलिक्यूल 1 to 14 यहाँ से एलिमिनेशन हो सकती है, तो ये 82 पे। और दूसरा फिर यहाँ से रिंग क्लीवेज हो जाए, यानी जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इस तरह से वो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल यहाँ शिफ्ट हो जाए, और ये हमारे पास डबल बॉन्ड ये इस तरह से पॉजिटिव, इस कार्बन के साथ अपना H भी मौजूद है। तो ये टोटल इसका मास 100 ही है। अभी तक हमने सिर्फ रीअरेंज किया है इसको। 100 में से फिर ये फ्री रेडिकल यहाँ आए, और यहाँ से फ्री रेडिकल यहाँ आए, ये फ्री रेडिकल यहाँ, तो ये प्रोपाइल ग्रुप निकला है। प्रोपाइल ग्रुप का मास होता है 43। तो अगर आप इसमें से 43 निकाल दें 100 में से, तो 57 पर एक बड़ी पीक भी आएगी। तो इस तरह से यहाँ पर तीन तरह से पीक्स अपीयर हो सकती हैं, M-H, M- वाटर, और फिर यहाँ से जैसे रिंग ओपनिंग होगी, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा ताकि स्टेबल फ्री रेडिकल बने, और फिर यहाँ से अल्काइल ग्रुप निकल जाएगा। इसके बाद है बेंजाइल अल्कोहल्स। बेंजाइल अल्कोहल में भी देखें, बेंजीन रिंग है, यहाँ कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, एक तो मॉलिक्यूलर आयन पीक पाई बॉन्ड की वजह से बन सकती है रेडिकल केटाइन, लेकिन इससे भी लूजली बॉन्डेड जो हमारे पास ये फ्रेगमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन है लूजली बॉन्डेड, वो ऑक्सीजन का लोन पेयर है। तो यहाँ पर ज्यादा चांस है मॉलिक्यूलर आयन पीक बनने का। तो यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक देखें, अच्छी खासी स्टेबिलिटी वाली मॉलिक्यूलर आयन पीक बनेगी बेंजाइल अल्कोहल्स में। और साथ साथ इसमें यानी H की वजह से, लॉस ऑफ हाइड्रोजन की वजह से भी एक पीक आ सकती है। कैसे, देखें ये हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग है, और 6 मेंबर्ड जो रिंग है उसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। यहां पर लगा हुआ है CH2OH ग्रुप। यहां से अगर हम H को लहदा कर लें इस तरह से, तो ये हमारे पास बन जाएगा OH। ये रेडिकल केटाइन की शक्ल में है हमारे पास। अब यहां से होगा क्या, यहां से जो है ट्रोपिलियम आयन बनेगा, ये C यहां जाएगा। अब ये C जब यहां जाएगा, कार्बन यहां पर जाएगा, तो यहां से एक H का लॉस हो जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा ट्रोपिलियम आयन कहा था, जो कि स्टेबल होता है। ये हमारे पास 7 मेंबर्ड रिंग है, एक पाई बॉन्ड है, ये दूसरा पाई बॉन्ड है, ये तीसरा पाई बॉन्ड है, और यहां पर लगा हुआ है OH ग्रुप।
यहाँ इस कार्बन के साथ 2 H ग्रुप थे, तो यहाँ से एक H निकल चुका है, तो ये आ गई 107 पे पीक आ जाएगी यहाँ से। इसके साथ साथ यहाँ से CO भी निकल सकता है, यानी 107 से अगर आप CO निकाल दें, कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल दें, 28 यहाँ से माइनस कर दें, तो 107 से अगर आप 28 निकालेंगे तो ये 79 पर पीक आएगी। अब CO यानी 6 मेंबर्ड रिंग हमारे पास बच गई है, यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग बच गई है 79। यहाँ पर H एक कार्बन पर ज्यादा है, यानी CO निकला तो ये H भी यहाँ आ जाएगा, यहाँ पहले भी ये वाला H सॉरी नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से CO निकलेगा, यहाँ 2 H रह जाएंगे और ये हमारे पास एक केटाइन बन जाएगा 6 मेंबर्ड रिंग वाला। अब इसमें से CO निकलने के बाद जब 79 पे आएगी तो ये H2 भी निकल सकता है, और H2 निकलने से सिंपली फिनाइल बच जाएगा, और फिनाइल बचेगा तो 77 पर पीक आ जाएगी C6H5 की वजह से, यहाँ पर ये वाला। तो यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल में इस तरह से देखें कि एक तो CO निकलना है CO की वजह से, एक तो M-H पीक आनी है, साइक्लोट्रोपिलियम आइन बनना है, फिर यहाँ से CO निकलना है, और CO निकलने से यहाँ से जो पीक है वो 77 पे आएगी। अच्छा, यहाँ पर जब साइक्लो इस तरह से ये हमारे पास एक H के लॉस से जब हमारे पास साइक्लो 7 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे हम, यहाँ पर ये हमारे पास ट्रोपिलियम आइन बन गया है इस तरह से, ये डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हमारे पास OH है। ये हमारी जो पीक आई है ये 107 पे आई है। हम इसमें से भी HCO निकाल सकते थे, HCO का मतलब है 29 यहाँ से माइनस कर सकते थे, तो यहाँ पर हमारे पास जो पीक आ सकती है वो 78 पर भी आ सकती है, यानी अगर डायरेक्ट यहाँ से HCO निकल जाए 107 में से, और अगर यहाँ से 108 में से आप निकालेंगे HCO तो फिर 79 पर, यानी ये पीक ऐसे हो सकती है कि HCO का लॉस हो जाए, फॉर्माइल ग्रुप का यहाँ से लॉस हो जाए, और इसी तरह ये वाली जो है ये वाली पीक आ सकती है यहाँ पर हमारे पास ये CH2O की वजह से, यानी CH2O ग्रुप निकल जाए यहाँ से, तो फिर ये वाली पीक आ जाती है, पहले H निकले फिर CH2O भी निकल जाए, तो इस तरह से भी फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है। बहरहाल जब CH2OH रिंग पे लगा होता है तो ज्यादातर चांस यहाँ पर ट्रोपिलियम आइन के बनने से होते हैं। ट्रोपिलियम आइन बन गया एक के लॉस से, फिर उसमें से CO निकालें तो हमारे पास जो पीक आती है वो आती है यहाँ पर 28 के माइनस से CO से 79 पर एक पीक आएगी, और इसके साथ साथ 79 में से जब 2 H निकल जाएंगे H2 की शक्ल में, तो ये हमारे पास 77 पर पीक आ जाएगी। इसके बाद है फिनोल्स। फिनोल्स में मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर आयन बनती है, क्योंकि इसमें जो रेडिकल केटाइन बनता है ऑक्सीजन के जो O है उसका जो लोन पेयर है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने से जो मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास अपीयर होता है वो कॉन्जुगेशन में होता है, कॉन्जुगेशन में होने की वजह से ये हमारे पास स्टेबल मॉलिक्यूलर आयन पीक बनती है। यानी अगर हम फिनोल की बात करें यहाँ पर फिनोल, तो फिनोल में जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो O का लोन पेयर है, और जब O का लोन पेयर निकल जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा लोन पेयर की बजाय, तो ये रेडिकल केटाइन जो बना है ये रेजोनेंसली स्टेबलाइज होता है इस रिंग के साथ, जिसकी वजह से इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक जो होती है वो स्टेबल बनती है। फिनोल्स में कैरेक्टरिस्टिक पीक्स कैसी आती हैं, एक तो M-H की पीक आती है, यानी यहाँ से H निकल जाएगा, एक आती है कि यहाँ से CO निकल जाए, यानी एक पीक आती है कि यहाँ से H निकले, दूसरी पीक आती है यहाँ से CO निकल जाए 28 का लॉस हो जाए, और तीसरी पीक HCO इकट्ठा ग्रुप भी निकल सकता है यहाँ पर, यानी 29, यानी H
और CO या HCO तीनों तरह के फ्रेगमेंट यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं इनमें फिनोल्स में। ये हमारे पास फिनोल के स्पेक्ट्रम में फिनोल में अच्छी खासी स्ट्रेंथ की मॉलिक्यूलर आयन पीक आती है। फिनोल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 94 है। तो इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी अच्छी होती है। जैसा कि मैंने बताया, जब ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज फ्री रेडिकल बनेगा, तो वो रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनके साथ रेजोनेंस में आ जाएगा। अब यहां से एक तो H के निकलने से M-H पीक 93 पर आ जाएगी, या फिर यहां से CO निकल जाए, यानी 28 का लॉस हो जाता, यहां से 28 के लॉस से यहां पर 66 पर पीक आ जाएगी, 66 या फिर 65, यानी दोनों तरह से पॉसिबिलिटी है। ये 94 में से ये 93 कब बना, जब यहां से H का लॉस हुआ, या अगर 94 में से डायरेक्ट HCO का लॉस हो जाए, यानी HCO का अगर यहां से लॉस होगा तो ये हमारे पास 29 का लॉस होगा। तो 94 में से 29 निकाल दे, 65 पर यहाँ पर पीक आ जाएगी। तो ये HCO के लॉस से भी पीक यहाँ पर बन सकती है। इसी तरह ये यहाँ से CO के लॉस से पीक यहाँ पर अपीयर होगी। अगर 93 जो है, 93 में से CO निकलेगा तो ये यहाँ पर भी CO के लॉस से ये एक और पीक आ सकती है। नहीं, M-H पीक भी आ सकती है, M-CO ग्रुप की पीक भी आ सकती है, या M-HCO। और जब यहां से HCO निकलेगा तो हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग बचेगी यहाँ पर, ये वाली HCO के निकलने से ये हमारे पास अपीयर हो जाएगा, ये वाला जो है 65 पर, 65 पर ये वाला फ्रेगमेंट अपीयर होता है, ये जो नजर आ रहा है HCO ग्रुप के निकल जाने से। तो इस तरह इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स पीक्स आती हैं H निकलने से, या फिर HCO निकल जाए, या सिंपली CO निकल जाए। यही पीक्स आपको फिनोल के स्पेक्ट्रम में ज्यादातर अपीयर होंगी। अगर हम सब्स्टिट्यूटेड फिनोल की बात करें तो उसमें भी M-H या CO या HCO वही पीक्स आती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है सब्स्टिट्यूटेड, हमारे पास फिनोल है, क्रिसोल है, तो यहां से भी देखें इसका मॉलिक्यूलर मास 108 है। अच्छी इंटेंसिटी की पीक आएगी, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन निकलने से फिर भी स्टेबिलिटी रहती है। उसके बाद यहां से H निकलने से पीक आ सकती है 107 पे, या फिर यहां से अगर आप टोटल 108 और 80 में फर्क देखें तो ये हमारे पास 28 का बनता है, यानी यहां से 28 का लॉस हो जाए। और 28 का लॉस कैसे होगा, जब यहां से CO ग्रुप निकल जाएगा। इसके साथ साथ यहां से अगर 79 में देखें तो ये HCO ग्रुप के निकलने से, यानी 108 में से अगर आप HCO ग्रुप निकाल दें ये वाला, तो ये 29 के लॉस से आ जाएगी। 108 में से अगर आप CO निकालेंगे, यानी 28 निकालेंगे, तो पीक आएगी 80 पे। और अगर आप 108 में से HCO निकाल दें तो ये हमारे पास पीक आ जाती है 79 पर। तो इस तरह से यहाँ अब पीक्स अपीयर होती हैं। अब अगर M-H होके 107 पे पीक आ जाए तो 107 में से भी CO का लॉस हो सकता है 28 का, तो ये वाली पीक जो है हमारे पास 79 पर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आते हैं जो सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास फिनोल्स होती हैं उनमें भी। फाइनली थायो अल्कोहल्स हैं। थायो अल्कोहल्स में हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है मॉलिक्यूलर आयन पीक की वो ज्यादा बेहतर होती है अल्कोहल से। देखिए थायो अल्कोहल जैसे हम अल्कोहल्स कहते हैं OH ग्रुप होता है, तो थायो अल्कोहल हम कहते हैं SH ग्रुप को। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन एक निकालना मुश्किल है, सल्फर में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इसमें से चूंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो इसका मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देंगे तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयन पीक अपीयर नहीं होगी, फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी।
लेकिन थायोल्स में से आसान होता है इलेक्ट्रॉन निकालना, कम एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन ज्यादा नहीं होती है। तो ये हमारे पास इनमें मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी अच्छी आ जाती है। और क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, यहाँ पर M+2 पीक भी आती है। देखें सल्फर का जो दूसरा आइसोटोप है 34 वाला, सबसे अबंडेंट जो सल्फर का आइसोटोप होता है वो 32 वाला आइसोटोप होता है, ये सबसे अबंडेंट है। लेकिन 34 वाला भी अच्छी खासी अबंडेंस है, 4.4%। तो यहाँ पर थायोल्स के स्पेक्ट्रम में हमारे पास M+2 पीक भी अपीयर होगी। तो ये एक और थायोल्स में करेक्टरिस्टिक पीक आ गई है M+2 की वजह से। अब जैसा कि डिहाइड्रेशन होती थी अल्कोहल्स में से, तो डिहाइड्रेशन से 18 का लॉस होता था। थायो अल्कोहल्स में H2S का लॉस होता है, अल्कोहल्स में वाटर का, क्योंकि यहाँ O निकलता है, यहाँ S निकलता है H2S की शक्ल में, तो ये M-34, यानी मॉलिक्यूलर आयन में से 34 का भी लॉस हो जाता है, और ये वाली पीक H2S के लॉस की वजह से होती है। बाकी जो इनमें फ्रेगमेंटेशन होती है वो सारी की सारी वैसे है जैसे अल्कोहल्स में, यानी अल्फा क्लीवेज होगी। अगर अल्फा क्लीवेज होगी तो ये CH2SH ये वाली प्रोमिनेंट पीक आएगी, CH2SH की वजह से अल्फा क्लीवेज। जैसे CH2OH 31 पे आता है, तो ये वाली पीक जो है सल्फर 32 है, हाइड्रोजन 1 है, 33 है, और फिर ये हमारे पास 33 है ये, और ये 14 ये है 47। और अगर M+2 पीक देखें तो 49, यानी 47 पे भी पीक आएगी और 49 पे भी पीक आएगी, इसकी वजह से जो करेक्टरिस्टिक पीक आएगी। थायो अल्कोहल्स में अगर इस तरह से SH ग्रुप के साथ दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप इस तरह से लगे हुए हैं, तो फिर उधर से प्रेफरेबली बॉन्ड का लॉस होगा अल्काइल ग्रुप का, जिधर अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा। यानी ये सारी फ्रेगमेंटेशन वैसी की वैसे है जैसा कि अल्कोहल्स में होती है। फर्क ये है, यहाँ M+2 पीक भी आएगी एक, क्योंकि इसका दूसरा जो 34 वाला आइसोटोप है वो भी अबंडेंट है, 4.4% है, और दूसरा इसमें 18 का लॉस नहीं होता बल्कि H2S में 34 का, और अगर M+2 वाला आइसोटोप होगा तो फिर 36 का यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें पीक्स अपीयर होंगी। ये था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, जिसमें हमने थायो अल्कोहल्स, अल्कोहल्स और फिनोल का करेक्टरिस्टिक पैटर्न देखा कि उनमें क्लीवेज किस तरह से होती है, फ्रेगमेंट किस तरह से बनते हैं। थैंक यू वेरी मच।